नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसको हमने दो आधार पर पढ़ा था। एक तो रासायनिक संगठनों के आधार पर और दूसरा भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसको देख लिया था। भूवैज्ञानिक समय सारणी हमारा पहला टॉपिक था, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही भूकंप वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने भूकंपीय तरंगों को पढ़ चुके हैं और बहुत सारे भूकंपीय क्षेत्र को हम देखेंगे, वो हम ज्वालामुखी के साथ देखेंगे। और इस वाले लेक्चर में हमारा ज्वालामुखी को हम स्टार्ट करेंगे और इसके संदर्भ में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट है, ये वाला भी कंप्लीट है, ये वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ज्वालामुखी हम देखेंगे। और ये सब टॉपिक हमारे प्रश्न पत्र सेकंड की जो इकाई 3 है, पृथ्वी विज्ञान या जो भूगोल या भूगोल विज्ञान का जो पार्ट है, उसमें हम देख रहे हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। एक प्रश्न है यहाँ पर कि भूकंप लेखी यंत्र रिक्टर पैमाना के संदर्भ में सही कथन है। रिक्टर पैमाना एक प्रकार का भूकंप लेखी यंत्र है जो भूकंप को मापता है, और इसके बारे में ये कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से सही है? पहला कथन है कि इसकी निम्न इकाई शून्य होती है। ये भूकंपीय परिणाम का मापन करता है, यानी मैग्नीट्यूड का मापन करता है। दूसरा, ये खुला पैमाना है, यानी ओपन एंडेड स्केल है। और जो डी पॉइंट है वह है भूकंपीय तीव्रता का मापन करता है। और जो अगला पॉइंट है वह है प्रत्येक इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। तो जो रिक्टर पैमाना है, ये महत्वपूर्ण स्केल है जिससे हम भूकंप को मापते हैं। हालांकि और भी स्केल है, जैसे मर्केली स्केल से भी हम भूकंप का मापन करते हैं, पर रिक्टर पैमाना के संदर्भ में यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा कि जैसा रिक्टर पैमाना है, तो इस रिक्टर पैमाना में 0 से लेकर हम जो है इसको मापते हैं। 0 से लेकर 0, 1, 2, और जैसे ही हम 0 से 1 पर रीडिंग इसकी जाती है, जो परास की लिमिट 0 से 1 जाती है, तो इसकी जो भूकंप है वो उसकी तीव्रता में 10 गुने का अंतर आ जाता है। उसमें कितने का अंतर आ जाता है? 10 गुना अधिक तीव्रता वो दिखाता है। तो यहाँ पर एक बिंदु तो ये सही हो जाएगा कि इसकी निम्न इकाई शून्य होती है, और दूसरा ये पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता दिखाता है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो अपर लिमिट है वो फिक्स नहीं है। हालांकि हम बोलते हैं कि ये 0 से 10 तक होता है, पर यह 10 से ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है उससे भूकंप नापना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको खुला पैमाना बोला गया है, क्योंकि इसकी निम्न इकाई तो निर्धारित की गई है पर ऊपरी वाली इकाई इसकी निर्धारित नहीं है। तो एक खुला पैमाना है। दूसरा, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये भूकंपीय तीव्रता का मापन नहीं करता है, जबकि ये केवल भूकंपीय परिणाम का मापन करता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये भूकंपीय तीव्रता को नहीं मापता है, जबकि ये परिणाम को मापन यहाँ पे करता है। जो तीव्रता का मापन कौन करता है? तीव्रता का मापन करता है मर्केली स्केल। जैसे भूकंप की तीव्रता का मापन करने वाला जो स्केल है वो है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल या फिर मर्केली जो पैमाना है, उसमें भी क्या है, परास की सीमा होती है 1 से 12 तक। 1 से 12 तक परास की इसमें सीमा होती है। दूसरा, ये मर्केली पैमाना किसके आधार पर होता है? तीव्रता मापन के आधार होता है इसमें, जबकि इसका आधार परिणाम मापन होता है। तो यहाँ पर A, B, C और E जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिक्टर पैमाना के संदर्भ में हमें, और इसकी खोज जो है वो चार्ल्स रिक्टर ने की थी। चार्ल्स रिक्टर ने इसकी खोज की थी। 0 से 10 तक इसमें अंकित संख्याएं होती है। हालांकि ये किस प्रकार का पैमाना है? खुला पैमाना इसे कहते हैं। तो ये है भूकंप लेखी के संदर्भ में। और भूकंप से रिलेटेड 2 बिंदु, 2 शब्दावली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण शब्दावलियों में। एक शब्दावली का नाम आता है
उसको हम बोलते हैं आइसोसीस्मल लाइन या फिर सम भूकंपीय रेखाएं, सम भूकंपीय रेखा या फिर आइसोसीस्मल, या फिर इसको भूकंप समाघात रेखा भी कहते हैं, भूकंप समाघात रेखा, या इंग्लिश में बोले तो आइसोसीस्मल लाइंस। ये क्या होती है? एक तो ये बिंदु है हमारे पास, और एक और पॉइंट है कि होमोसिस्मल लाइंस क्या होती है। होमोसिस्मल रेखा या फिर होमोसिस्मल लाइंस, इन दोनों में क्या अंतर है? अब दोनों ही किससे रिलेटेड है? भूकंप से। तो भूकंप में समभूकंपीय रेखा और होमोसिस्मल रेखा का क्या तात्पर्य है, ये हमें देखना है। तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो मैप है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समान तीव्रता के भूकंपीय स्थल हो, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समान तीव्रता के भूकंपीय स्थल हो, उनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? समभूकंपीय रेखा। मतलब समान तीव्रता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं, समभूकंपीय रेखा कहते हैं। मतलब किस प्रकार के क्षेत्रों को जोड़ रही है, और ये क्या एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं, ये किसी ने खींची नहीं है। हम मानचित्र में किसी भी जगह की स्थिति पता करने के लिए, वहाँ का समय पता करने के लिए इन रेखाओं को या फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम खींचते हैं, और इनके अनुमान से ही हम बता पाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हमने बोला समभूकंपीय रेखाएं या भूकंप समाघात रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं जो समान तीव्रता वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, समान तीव्रता वाले क्षेत्रों को। जबकि होमोसिस्मल रेखाएं कैसे होती है कि एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्रों को ये जोड़ती है। मान लो 1:10 पर भूकंप आया 5 जगह पर, तो उन 5 जगहों को अपन एक लाइन से जोड़ देंगे। जैसे मान लो एक जगह यहाँ पर है, दूसरी जगह यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी यहाँ पर है, तो इनको हमने जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर एक ही समय में भूकंप आया। तो इस प्रकार एक ही समय में जो भूकंप आया उसको हमने बोला होमोसिस्मल रेखा। तो एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने या मिलाने वाली एक रेखा को हम क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर समान तीव्रता का भूकंप आया, मान लो यहाँ पर 2 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया, यहाँ पर भी 2 रिक्टर पैमाने का, यहाँ पर भी 2 रिक्टर पैमाने का। तो इनको जब जोड़ेंगे, इनकी क्या है? तीव्रता समान है, इसलिए यहाँ पर समभूकंपीय बोला इसको। और होमोसिस्मल का क्या मतलब है कि एक ही समय में, तो यहाँ पर समय के आधार पर जोड़ते हैं और यहाँ पर समान तीव्रता के आधार पर जोड़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। 2 स्केलों की हमने बात करी, मर्केली पैमाना जिसके परास 1 से 12 तक होता है, जो तीव्रता के आधार पर मापन करता है, और रिक्टर पैमाना परिमाण के आधार पर मापन करता है, और ये चार्ल्स रिक्टर ने इसकी खोज की थी। खुले प्रकार का पैमाना होता है और इसकी एक इकाई से दूसरी इकाई में जाने में 10 गुने की तीव्रता का अंतर आता है। ये हमने बात करी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है जिससे रिलेटेड है ये लेक्चर, उसके बारे में बात करेंगे, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनोस।
ज्वालामुखी का मतलब हम समझें तो ज्वालामुखी का क्या मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि इस प्रकार का धरती का कुछ भाग ऊपर उठा है और यहाँ पर छिद्र है, और इस छिद्र से अंदर से कुछ, हमने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें हम देखते हैं कि एक चमकती हुई चीज़ बाहर निकल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा या मैग्मा। जो अंदर उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो बाहर निकल के आ जाता है तो उसको लावा बोल दिया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है, एक तो लावा बाहर आ रहा है, दूसरा यहाँ से क्या निकल रही है, राख निकल रही है, राख। उसके साथ इसके साथ बहुत सारी गैसें बाहर आ रही है, इसके साथ जल की वाष्प बाहर आ रही है, जल वाष्प भी बाहर आती है। तो ये जो संयुक्त रूप से इस छिद्र से जब निकलती है, और इस छिद्र को, ये छिद्र इतना ऊपर पृथ्वी के जो हमारा धरातल है उससे ऊपर क्यों उठ जाता है, क्योंकि अंदर से क्या है, जब प्लेटें टकराती है तो जब प्लेटें टकराएगी तो उसका कुछ भाग फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड होने के बाद ये ऊपर उठ जाता है, और यहाँ से जो लावा, राख के कण, गैसें या फिर जलवाष्प जो बाहर आ रहा है, और उसी के कारण जो ये छिद्र है, ये जो छिद्र है इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। इस छिद्र को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। तो ऐसा छिद्र जहाँ से लावा, राख, गैस, जलवाष्प का उद्गार होता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। और ये ज्वालामुखी से अंदर का मैग्मा और गैसें उत्पन्न होकर भूपटल पर आती है, और भूपटल पर आने के बाद ये ठंडे होकर जम जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लावा बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लावा जो है ये अग्नि तप्त के रूप में दिखता है, क्योंकि एक अग्नि, क्योंकि ये गर्म होता है काफ़ी, तो ये एक अग्नि की भांति ही दिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोला का, ज्वालामुखी। ज्वाला और मुखी दो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो ज्वाला, एक मुखी। तो किसी मुख से निकलने वाली ज्वाला जो कि क्या है, एक लावा है, तो इसी को क्या कहा हुआ, क्या कहा गया, सॉरी, ज्वालामुखी कहा गया। तो ज्वालामुखी के बारे में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे क्या क्या बाहर आ रहा है, जिससे लावा, राख कण, गैसें व जलवाष्प का उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे लावा, राख कण, गैसें और जलवाष्प का उद्गार होता है, तो उसे हमने क्या कहा, ज्वालामुखी। अब ये जब ज्वालामुखी का जो ये लावा है, जो अंदर से जब ये बाहर निकलता है, जब अंदर से बाहर निकलता है तो अंदर के कुछ क्षेत्रों में, अंदर का क्या मतलब है कि जो भूप्रपट्टी के नीचे वाला जो सतह है, जो आंतरिक स्वरूप है हमारी पृथ्वी का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो दरारों में घुस जाता है, कहीं पर जम जाता है, तो उससे बहुत सारी स्थल आकृतियाँ भी बनती है। तो उन स्थल आकृतियों को हम पढ़ेंगे। तो भूकंप को समझने से पहले हम इसके लावा से बनने वाली स्थल आकृतियों के बारे में समझेंगे। तो हम देखेंगे कि ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ या फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को समझें तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म भी बहुत सारी तरह के होंगे। किस किस तरह के होंगे कि ऐसे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जो हमारा जो पृथ्वी है उसके आंतरिक स्थलों पर पाए जाते हैं, उस तरह के लैंडफॉर्म होंगे। एक ऐसे लैंडफॉर्म होंगे जो ज्वालामुखी के छिद्र से जब लावा बाहर आ जाता है तो जब लैंडफॉर्म बनते हैं, जो स्थलाकृतियाँ बनती है, उनको हम बाहरी रूप में देखेंगे। और ऐसी भी स्थलाकृतियाँ हैं जो केवल कुछ स्थानों पर दिखाई देती है, तो इसको हम तीन तरह से विभाजित करेंगे। एक तो आंतरिक स्थलाकृतियाँ, दूसरे प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो है बाहरी या फिर बाह्य स्थलाकृतियाँ।
और जो तीसरी प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो आ जाएगी अन्य स्थलाकृतियाँ, अन्य स्थलाकृतियाँ। जो आंतरिक स्थलाकृति है, आंतरिक स्थलाकृति में भी एक तो ऐसे हो जाएगी जो सबसे अंदर है एकदम पाताल में, तो उनको हम बोलेंगे पातालीय, पातालीय स्थलाकृति। किस प्रकार की स्थलाकृति? पातालीय, जो सबसे अंदर एकदम बहुत ज़्यादा नीचे पाई जाती है उनको हम पातालीय स्थलाकृति कहेंगे। दूसरी प्रकार की स्थलाकृति है मध्यवर्ती, जो पातालीय स्थलाकृतियों के थोड़ा ऊपर पाई जाती है। तो मध्यवर्ती स्थलाकृतियाँ, मध्यवर्ती स्थलाकृतियाँ। तो जो पातालीय स्थलाकृतियाँ हैं और मध्यवर्ती स्थलाकृतियाँ, और ये सारी कहाँ है? पृथ्वी के आंतरिक धरातल की स्थलाकृतियाँ हैं। और ये किससे बनी है? लावा के जमाव से बनी है। तो पातालीय स्थलाकृतियों में हम बात करेंगे एक प्रकार की स्थलाकृति का बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ। उसी तरह मध्यवर्ती स्थलाकृतियाँ जो है इनमें हम बात करेंगे एक तो शीट का, दूसरा सील, तीसरी प्रकार की है डाइक स्थलाकृति, चौथे प्रकार की बात करें तो लेकोलिथ, लेकोलिथ, पांचवें प्रकार की बात करें तो लेपोलिथ, लेपोलिथ स्थलाकृति। उसी तरह और भी स्थलाकृतियाँ जैसे छठी है फेकोलिथ, फेकोलिथ स्थलाकृतियाँ। और भी देखें तो ये टोटल स्थलाकृतियाँ हो गई। और एक और स्थलाकृति है जिसे बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्थलाकृतियों में सीट, सील, डाइक, लेकोलिथ, लेफोलिथ, फेकोलिथ और स्टॉक। यह है फेकोलिथ, फेकोलिथ, यह है लेपोलिथ और यह है लेकोलिथ। यह है डाइक, यह है शीट और यह है सिल। तो ये हो गई पातालीय स्थलाकृति और मध्यवर्ती स्थलाकृति। इनके बारे में भी समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। बाहरी स्थलाकृतियों की बात करें तो बाहरी जो स्थलाकृतियाँ वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी होगी जो उभरी हुई होगी, उभार लिए हुए, उभार वाली। और एक ऐसी होगी जो गर्तनुमा होगी। गर्तनुमा किस प्रकार की होती है? उभार वाली इस प्रकार की और गर्तनुमा इस प्रकार की। तो उभार वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें दो प्रकार की महत्वपूर्ण है, एक तो गुंबद और एक है शंकु। एक तो गुंबद है, एक शंकु है। उसी तरह गर्तनुमा में हम देखेंगे एक तो क्रेटर, दूसरा देखेंगे काल्डेरा और एक और देखेंगे नेस्टेड काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा, या फिर इसको घोंसलेदार काल्डेरा भी कहते हैं, घोंसलेदार काल्डेरा। क्योंकि नेस्ट का क्या मतलब होता है? घोंसला, तो नेस्टेड काल्डेरा। और अन्य स्थलाकृतियों में हम देखेंगे तीन चार महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। एक तो देखेंगे धुआरे, एक देखेंगे गीजर और एक देखेंगे सोलाफ तारा, सोलाफ तारा, सोलाफ तारा। तो ये स्थलाकृतियाँ फॉर्म होती है जब कहीं पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो ये इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। सॉरी, जब पे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो मैग्मा जो है, हमने मैग्मेटिक पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो ऊपरी प्रबर होता है, ऊपरी मेंटल जो सतह है, वो सेमी लिक्विड अवस्था या फिर अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। और वहीं से वही जो पिघली हुई चट्टानें हैं वही ऊपर बाहर आती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कि ये किसकी उत्पत्ति हो रही है? ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है।
तो यहीं से हम देखेंगे इन स्थलाकृतियों के बारे में। तो तो यहाँ पर एक डायग्राम से अपन समझेंगे सारी स्थलाकृतियों को, कि जैसे मैग्नेटिक चेम्बर से जब लावा बाहर आता है तो जो पृथ्वी की जो अंतर वाली सतह है, जो हमारे धरातल, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसके अंतर वाली सतह पर नीचे एक गुंबद के आकार के लावा की परत जमा हो जाती है। किस प्रकार? एक गुंबद के आकार में लावा की परत क्या होती है? जमा हो जाती है। ये गुंबद के आकार में लावा की परत जमा हो गई। तो ये जो गुंबद है, ये जो गुंबद है, इस गुंबद के आकार की लावा की परत जो सबसे नीचे जमा होती है, इसी को हम बोलते हैं बैथोलिथ। इसको क्या बोलते हैं हम? बैथोलिथ। और जब बैथोलिथ किस प्रकार का है? गुंबद के आकार का है। ठीक है, तो गुंबद नुमा जमाव को हमने क्या बोला? बैथोलिथ। और जब यही जो लावा है, यही जो लावा अगर मशरूम के आकार का हो जाता है, कोई चट्टान है, उस चट्टान के अंदर घुसा और उस चट्टान की जो आकृति है वो मशरूम नुमा है, तो वो इस प्रकार से शेप ले लेगा, वो इस प्रकार से शेप ले लेगा। तो उसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलते हैं उसको? लेकोलिथ। ध्यान से समझना है बात। इसको क्या बोला अपन ने? लेकोलिथ। अगर ये इस प्रकार का ना हो के कुछ इस प्रकार का हो गया, मान लो किसी चट्टान के अंदर लावा घुसा, उसमें इस तरह की दरारें हैं कि उसने इस तरह का शेप ले लिया, तस्करी नुमा शेप ले लिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लेपोलिथ या फिर लोपोलिथ। ये हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो लावा का जमा हुआ गुंबद के आकार में होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक सतह है, जो चट्टाने हैं, जहाँ पर गुंबद नुमा अगर जमा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। और अगर वही जमाव जो है किस प्रकार के होता है? एक तस्करी नुमा आकार में होता है। किस तरह होता है? एक तस्करी नुमा आकार में होता है, या फिर एक उत्तल दर्पण की तरह होता है, एक उत्तल ढाल की तरह होता है, तो उसको हमने बोला लेकोलिथ। इसको हमने क्या बोला? लेकोलिथ। और एक मशरूम के एक उभार लिए हुए तंतु की तरह या फिर मशरूम की तरह इसका शेप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। ये बात हो गई। उसके बाद अगर अब जैसे मान लो यहाँ से लावा और ऊपर उठा, लावा और यहाँ से ऊपर उठ रहा है, और ये कुछ इस तरह की आकृति बना लेता है कि किसी चट्टान के अंदर ये गया और उस चट्टान के अंदर इसने इस तरह की कोई आकृति बना ली, इस तरह की आकृति बनाई और इस तरह ये जम गया। मतलब किस प्रकार की चट्टान अंदर? मोड़दार चट्टानें। और मोड़दार चट्टानों में जब लावा भरेगा तो वो इस प्रकार की आकृति लिए हुए क्या होगा? इसी में जम जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति अगर बनेगी, उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फेकोलिथ। क्या बोलेंगे? फेकोलिथ। ये सब कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? पृथ्वी के अंदर चल रहा है। जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर वाली सतहों के भीतर ये कार्यक्रम पूरा चल रहा है। सबसे पहले देखा कि लावा का जो उभार हुआ उसका जमाव सबसे नीचे सतह पर होता है, तो उसको हमने कहा बैथोलिथ। और जब लावा का जमाव ऐसी चट्टानों के बीच होता है जो किस तस्करी नुमा है या फिर उत्तल ढाल के अनुसार है, तो उसको हमने कहा लेकोलिथ। अगर लावा का जमाव इस प्रकार से होता है कि वो उभरा हुआ एक मशरूम के आकार का शेप ले लेता है और जम जाता है, तो उसको हमने कहा लेकोलिथ। और अगर लावा और ऊपर उठता है और ऐसी मोड़दार चट्टानों में जाकर अपना जमाव करता है जो किस प्रकार का शेप लिए हुए है? साइन कर्व की तरह या फिर अपनति या अवनति के रूप में ये अपना जमाव ले लेता है, तो उसको हमने बोला फेकोलिथ। उसके आगे और चलें तो अगर लावा का जमाव इस तरह ना होकर एक लंबवत हो जाता है, लंबवत हो जाता है, लावा किस प्रकार बढ़ रहा है ऊपर की तरफ?
लंबवत, कोई एक चट्टान है जिसमें लंबवत दरार है, उस दरार में लावा जा चुका है और वहीं पे ठंडा हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। इसको हमने क्या बोला? डाइक। और डाइक का जो छोटा रूप होता है, डाइक का जो छोटा रूप होता है उसी को हम बोलते हैं स्टोक। क्या बोलते हैं? स्टोक। अगर इस डाइक का छोटे रूप को हम बोलेंगे स्टोक और बड़े रूप को क्या बोलेंगे? जो है बड़े रूप को डाइक बोलेंगे। और उसी तरह से अगर ये लावा कुछ इस तरह से गया और जाने के बाद एक सेती सीट का निर्माण इसने किया। किसका निर्माण किया? एक पतली सी चादर का इसने निर्माण कर लिया। अगर ये पतली सी चादर का निर्माण करता है, एक पतली चादर के रूप में ये चट्टानों के बीच जम जाता है, एक क्षैतिज आकार में पतली चादर के रूप में जम जाता है, तो उसको हमने बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं? सीट। उसको क्या बोलते हैं? सीट। और सीट का जो मोटा रूप होता है, सीट का अगर मोटा रूप है तो उसको हम बोलेंगे सील। तो हमने क्या देखा कि अगर पतली चादर हुई तो सीट बोलेंगे और मोटी चादर हुई तो सील बोलेंगे। अगर लंबवत डाइक बहुत अधिक लंबवत चला गया तो उसको बोलेंगे डाइक और छोटा रूप उसको बोलेंगे स्टोक। तो इस तरह से ये स्थलाकृतियाँ बनती है। और उसके बाद जब लावा, मान लो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली सतह है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह हो गई, और यहाँ से लावा चढ़ते हुए, ये लावा चढ़ा और लावा बाहर आ रहा है। लावा क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। इस तरह से लावा बाहर आ गया पृथ्वी के, तो यहाँ पर जो गर्तनुमा आकृति बन जाती है, यहाँ सबसे ऊपर ये गर्तनुमा जो आकृति बन जाती है, एक गर्तनुमा जो आकृति बन जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और इस क्रेटर में जब पानी भर जाता है, जब बरसात होगी तो ऊपर पानी, क्योंकि यहाँ से जो अंदर की स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये तो आंतरिक है, ये तो आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। आंतरिक स्थलाकृतियाँ, ये किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ? आंतरिक, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह हो गई और सतह के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो आंतरिक स्थलाकृतियों में आ जाता है। और सतह के बाहर जब मैग्मा निकला, जो लावा निकला, वो ऊपर सबसे ऊपर गर्तनुमा उसने एक आकृति बना ली, एक तस्करी नुमा आकृति बना ली, उसको बोलते हैं क्रेटर। और इसी क्रेटर में जब पानी भर जाता है उसी को हम बोलते हैं क्रेटर झील। और इस क्रेटर को अगर बड़ा रूप, मान लो ये ज्वालामुखी हुआ, ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ और यहाँ पर क्रेटर का निर्माण हो गया। कुछ दिनों बाद फिर से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और यहाँ पर बहुत अधिक विस्फोट हुआ, तो इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्रेटर का। जब क्रेटर का आकार और बड़ा हो जाता है, क्रेटर का आकार क्या हो गया? और बड़ा हो गया, तो इसी को बोलते हैं काल्डेरा। इसको क्या बोलते हैं? काल्डेरा। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है उसी को बोलते हैं काल्डेरा। और एक काल्डेरा, जब मान लो एक काल्डेरा निर्मित हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से उद्गार हुआ और एक और काल्डेरा इसके अंदर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड काल्डेरा। क्योंकि एक काल्डेरा पहले था इस तरह से, और उसके बाद एक और काल्डेरा की निर्माण हो जाता है, तो एक ये घोंसले के आकार का बन जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड काल्डेरा कहा जाता है। तो ये स्थलाकृतियाँ थी जिनके बारे में अपन को पढ़ना था। तो सबसे पहले बेथोलित, फिर लेकोलित, फिर लेफोलित, उसी तरह फेकोलित। जब मोड़दार चट्टानों में अभिनीति और अपनति के हिसाब से ये जमा होता है तो उसको हम बोलते हैं फेकोलित। तो इसके बारे में हमने क्या क्या देखा? बेथोलित देखा, सीट क्या है? पतली चादरें हैं क्षैतिज आकार की। सील इसका मोटा रूप है। डाइक लंबवत चट्टानें हैं जो लावा से बनी हैं। लेकोलित और लेपोलित, लेकोलित तो तस्करी नुमा आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी के आंतरिक धरातल में बनती है, और लेपोलित जो मशरूम के आकार की है। फेकोलित मोड़दार चट्टानों में, और स्टोक डाइक का छोटा रूप होता है। उसी तरह क्रेटर, काल्डेरा और नेस्टेड काल्डेरा के बारे में हमने बात की। तो ये कुछ स्थलाकृतियाँ हैं।
अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला जो बिंदु है उसके बारे में लिखो, बैथोलित के बारे में, कि बैथोलित क्या होता है। तो पहला बिंदु है पाताली आकृतियां बैथोलित। बैथोलित, तो बैथोलित के बारे में लिखते हैं कि जब मैग्मा का जमाव, जब मैग्मा का जमाव भूप्रपटी के अंदर, मैग्मा का जमाव कहाँ होता है? अंदर ही के अंदर, भूप्रपटी के अंदर, भूप्रपटी की चट्टानों के निचले हिस्से में, कि चट्टानों के निचले हिस्से में एक विशालकाय, एक विशालकाय गुंबद की आकृति में जमा होता है। जब मैग्मा का जमाव विशालकाय गुंबद की आकृति में जमा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बैथोलित। तो जब भी कोई पर्वत बनता है, जब भी कोई भूकंपीय पर्वत या ज्वालामुखीय पर्वत का निर्माण होता है तो उसके जो आंतरिक भाग है उसमें बैथोलित पाया जाता है। तो जब जैसे मान लो अंदर क्या पाया जा रहा है? बैथोलित पाया जा रहा है। अंदर एक गुंबद बना हुआ है, किसका? लावा का या फिर मैग्मा का एक गुंबद बना हुआ है। उसके ऊपर धीरे धीरे जो चट्टानें बनी वो कायांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। ये कौन सी चट्टानें? कायांतरित। उसके ऊपर जो सबसे ऊपरी वाली चट्टान है वो अवसाद की चट्टानें, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तो ये जो पूरा पर्वत है इसका जो अंदर वाला भाग है, जो इसका क्रोड वाला भाग है या इसका कोर वाला भाग है, ये कौन सा है? बैथोलित है। तो यहाँ पर एक बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि किसी वलित पर्वत, किसी वलित पर्वत श्रेणी के क्रोड भाग में बैथोलित पाए जाते हैं, बैथोलित पाए जाते हैं और इन्हें ही कोर ऑफ माउंटेन, कोर ऑफ माउंटेन कहा जाता है। क्योंकि जब पर्वतों का निर्माण होता है तो पर्वतों का निर्माण कैसे होता है कि मान लो एक प्लेट ये है और पृथ्वी की दूसरी प्लेट ये है। जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अपन पढ़ते हैं तो जब दो प्लेटें आपस में आके टकराती है तो जो कम घनत्व वाली प्लेट है वो अंदर घुस जाती है और अंदर घुसने से यहाँ वाला जो यहाँ जो गर्त है, जो अवसाद है, वो अवसाद जो है, इन अवसादों का क्या होता है? वलन होता है। अवसादों का वलन कैसे होगा? जब ये पृथ्वी के अंदर एक दूसरे की परत घुसेगी तो यहाँ पे अवसादों का क्या होता है? वलन होता है और उन अवसादों के वलन से ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब ज्वालामुखी यहाँ से एक मैग्मेटिक चैम्बर होता है नीचे, तो यहाँ से ही ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो वही ज्वालामुखी से अंदर जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं वही क्या होती है? बैथोलित की संज्ञा जिनको हम देते हैं, क्योंकि इसके नीचे जस्ट नीचे क्या होता है? मैग्मेटिक चैम्बर होता है। तो बैथोलित हमने क्या देखा? तो इसको ऐसा समझो सिंपल कि बैथोलित क्या है? एक गुंबद नुमा आकृति है जो मैग्मा के जमाव से निर्मित होती है और ये पृथ्वी के सबसे जो पर्वत के सबसे निचले भाग में पाई जाती है, इसलिए इसको कोर ऑफ माउंटेन कहा जाता है। तो ये बात होगी। उसके बाद दूसरा बिंदु देखेंगे कि जब मैग्मा का जमाव, जब मैग्मा का जमाव पतली क्षैतिज चादरों के रूप में होता है, क्षैतिज चादरों, हॉरिजॉन्टल चादरों के रूप में होता है, तो
उन्हें क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है, सीट कहा जाता है। तो पतली चादरों को हम क्या बोल रहे हैं? सीट बोल रहे हैं। और जबकि मोटी चादरों को सिल कहा जाता है। तो मैग्मा का जमाव चट्टानों के बीच में किसके रूप में हुआ? क्षैतिज पतली चादरों के रूप में। किस प्रकार से हुआ? पतली क्षैतिज चादरों के रूप में हुआ, तो उसने कहा सीट। और मोटी चादरें हुई तो हमने क्या कहा? सील। उसी तरह अगला बिंदु देखेंगे कि जब मैग्मा का जमाव मोड़दार चट्टानों में अभिनति व अपनति, मतलब अभिनति और अपनति, इस तरह से एक साइनसॉइडल जो कर्व होता है, जो साइन वक्र होता है, उसके हिसाब से। तो अभिनति और अपनति के रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेकोलिथ कहा जाता है। उसे फेकोलिथ कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर लावा का जमा हुआ तो उसको हमने क्या कहा? फेकोलिथ कहा। अगला बिंदु लिखेंगे, जब मैग्मा का जमाव लंबवत होता है तो उसे डाइक कहते हैं। और डाइक का छोटा रूप क्या होता है? स्टोक कहलाता है। उसी तरह अगला बिंदु हम लिख सकते हैं किसके बारे में? लेखोलिथ और लोपोलिथ के बारे में, कि जो उत्तल ढाल वाला जमाव है, उत्तल ढाल या बेसिन बोल सकते हैं, या गर्त बोल सकते हैं, गर्तनुमा मैग्मा का जमाव क्या कहलाता है? लेकोलिथ। वहीं मशरूम के आकार में मैग्मा का जमाव लेपोलिथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे हमारे आंतरिक जो भी चीज़ें हैं, एक तो बेथोलिथ हो गया, और बेथोलिथ को हमने कहा कोरोब माउंटेन, उसके बाद सीट और सील, उसके बाद अभिनति और अपनति के रूप में होएगा तो उसे फेकोलिथ कहेंगे। अगर वो जमाव लंबवत होता है तो डाइक कहेंगे, और अगर उत्तल ढाल के रूप में होता है तो लेकोलिथ, और अवतल ढाल या फिर जो मशरूम नुमा आकृति होती है तो उसको लेपोलिथ कहा जाता है। तो ये आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं जिसके बारे में हमने बात करी: बेथोलिथ, सीट, सील, डाइक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ और स्टोक के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं क्रेटर, काल्डेरा और नेस्टेड काल्डेरा, ये तीनों में क्या अंतर है। तो इन तीनों का अंतर हम देखेंगे। तो ये दोनों बाहरी स्थलाकृति है वैसे तो पहले हमारा हेडिंग रहेगा क्रेटर। तो क्रेटर के बारे में हमने क्या देखा था कि जो ज्वालामुखी के जो सबसे ऊपर जो गर्तनुमा आकृति होती है तो उसको हमने बोला था कि क्रेटर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर
बोलते हैं। तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी भाग पर मिलने वाली गर्तनुमा या कीपाकार, कीप के आकार की होती है तो कीपाकार भी बोल सकते हैं, या फिर बेसिन नुमा भी इसको कह सकते हैं। तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी भाग पर मिलने वाली गर्तनुमा या कीपाकार जो आकृति है, आकृति को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और इस क्रेटर में जब जल का भराव होता है तो क्रेटर झील बन जाती है। तो किस प्रकार की झील बन गई? क्रेटर झील बन जाती है। तो इस क्रेटर में जब जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। अगर अपन बात करें क्रेटर झीलों की, तो जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं क्रेटर झीलों के। तो एक है महाराष्ट्र में लोनार झील। तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, लोनार झील इसका उदाहरण है, ठीक है। और हमारे राजस्थान की जो माउंट आबू क्षेत्र में नक्की झील है, वो भी इस क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। और अगर इस क्रेटर का अगर बड़ा रूप देखें तो उसे हम बोलते हैं कॉल्डेरा। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कॉल्डेरा क्या है। कॉल्डेरा के बारे में लिखते हैं कि ये क्रेटर का विस्तृत रूप है, यह क्रेटर का ही विस्तृत रूप है। इसका निर्माण कैसे होता है? जब दोबारा ही वहाँ पर सेम जगह पर दोबारा जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसका भाग जो है वो चौड़ा हो जाता है, क्रेटर का जो हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है, या फिर और अंदर वो धंस जाता है तो उसका बड़ा रूप हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं काल्डेरा की। तो इसका निर्माण क्रेटर के धसाव या विस्फोटक उद्गार से होता है, ठीक है। तो विस्फोटक उद्गार से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और जब मान लो ये कॉल्डेरा हुआ और कॉल्डेरा के बाद भी अगर कॉल्डेरा बनने के बाद मान लो कॉल्डेरा का निर्माण हो गया, तो कॉल्डेरा बनने के बाद फिर से अगर कोई भूकंपीय उद्गार वहाँ पर होता है, अगला जब भूकंपीय उद्गार होगा तो उससे जो एक और क्रेटर का वहाँ पर या कॉल्डेरा का निर्माण हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे घोंसलादार कॉल्डेरा, ठीक है। तो जब अगले उद्गार से एक और काल्डेरा का निर्माण होता है तो उसे नेस्टेड काल्डेरा या फिर घोंसलादार काल्डेरा कहा जाता है। तो ये हो गया घोंसलादार काल्डेरा। और उसी तरह से क्रेटर में भी अगर ऐसा होता है तो उसे घोंसलादार क्रेटर कहा जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि मान लो ये ज्वालामुखी का ऊपरी मुंह है और यहाँ पर इस तरह से क्या है, ये यहाँ से उद्गार होता है ऊपर। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर ये किसका निर्माण हो गया, क्रेटर का निर्माण हो गया। ये किसका निर्माण हो गया, क्रेटर। और क्रेटर का जब निर्माण हुआ तो इसमें जब जमाव हो गया किसका, पानी का, तो पानी का जमाव होने के बाद इसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रेटर झील। क्या नाम दिया, क्रेटर झील। और उसी तरह अगर इसका बड़ा रूप देखें, ये इसका बड़ा रूप हो गया, ये इसका बड़ा रूप हो गया। तो इस बड़े रूप को क्या बोला हमने, कार्डेरा। इस बड़े रूप को क्या बोला, ये है कार्डेरा। और अगर एक और यहाँ पर विस्फोट होता है तो एक और यहाँ पर कार्डेरा का निर्माण हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पर कार्डेरा का निर्माण हो गया। तो एक कार्डेरा तो पहले से था और उसके अंदर एक और कार्डेरा का निर्माण हो गया, तब इसको क्या बोलेंगे, घोंसलादार, घोंसलादार कार्डेरा। इसको क्या नाम दिया, घोंसलादार कार्डेरा। तो यहाँ पर हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें देख ली है, एक तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ये तीनों देख लिए। अब धुआंरे, गीजर और सोलाप तारा को हम समझते हैं। एक तो धुआंरे, एक गीजर और सोलाफ तारा। ये तीनों क्या होते हैं। अगर सबसे पहले बात करें गीजर की, तो गीजर में हम देखेंगे कि जो गर्म पानी है, जैसे कहीं पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद वो ज्वालामुखी क्रिया क्या हो गई, खत्म हो गई। और ज्वालामुखी क्रिया खत्म होने के बाद जो पृथ्वी के अंदर जो जल वाष्प है, वो जो गर्म जल है, वहाँ से गर्म जल की फुहारें बाहर आ रही है। और गर्म जल की फुहारें बाहर आ रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गर्म जल की फुहारें हैं, गर्म जल की क्या है, फुहारें निकलती है, फुहारें निकलती है। और किससे जुड़ा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी जो चट्टानें हैं वहीं से क्या है, गर्म जल की फुहारें बाहर आ रही है, उसको हमने क्या बोला, गीजर बोला। और गीजर के साथ ही अगर गैसें और जलवाष्प बाहर आती है, जैसे गीजर में तो क्या है, गर्म जल बाहर आ रहा है, और अगर गैसें, केवल गैसें बाहर आ रही हैं और जलवाष्प बाहर आ रही है, गर्म जल यहाँ पे बाहर नहीं आ रहा है, केवल गैसें और जलवाष्प बाहर आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, धुआंरे। उसको क्या बोलेंगे, धुआंरे। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है कि गर्म जल के जो स्रोत होते हैं, जहाँ से गर्म जल की फुहारें आती है, तो उसे गर्म जल का झरना भी कह सकते हैं। पर झरना ज्वालामुखी से रिलेटेड नहीं होता, यहाँ पर ज्वालामुखी से संबंध होना जरूरी है। तो उसी तरह जो गर्म जल की फुहारें निकलती है उसी को हम बोलते हैं गीज़र। और इस तरह के गीज़र कहाँ मिलते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो येलोस्टोन पार्क है, वहाँ पे एक ओल्ड फेथफुल गीज़र वहाँ पे मिलता है, या फिर एलेक्स हेयर गीज़र वहाँ पे मिलता है, तो वो उसके उदाहरण हो गए। तो येलोस्टोन पार्क का गीज़र, येलोस्टोन पार्क का जो गीज़र है वो इसका उदाहरण हो गया। और जो धुआरें होती है वो जब ज्वालामुखी क्रिया खत्म हो गई है, वो ज्वालामुखी क्रिया का एकदम अंत आ चुका है, तो गैसें और जलवाष्प बाहर निकलती है। और जब गैसें और जलवाष्प बाहर निकलती है उन्हीं को हम बोलते हैं धुआरें। और इन गैसों और जलवाष्प के जो धुआरें निकलती है, तो इसमें अगर गंधक की स्मेल है, किसकी स्मेल है, गंधक। अगर गंधक युक्त धुआरें हैं, गंधक युक्त धुआरें, तो गंधक युक्त धुआरों को ही क्या बोलते हैं, सोलाफ तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलाफ तारा, सोलाफ तारा। तो सोलाफ तारा किससे बोलते हैं कि गंधक युक्त धुआरों को सोलाफ तारा कहा जाता है। जैसे अलास्का जो है, अलास्का जो श्रेणी है, वहाँ पे अलास्का श्रेणी में यूकॉन घाटी है, और यूकॉन घाटी को हम हज़ारों धुआरों की घाटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धुआरें हैं, इसलिए इसे हज़ारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पहला है गीज़र, गीज़र,
तो गीज़र के बारे में लिखते हैं कि गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जहाँ से समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है। उदाहरण क्या हो गया इसका कि यूएसए का येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, वहाँ पर है एक ओल्ड फेथफुल गीज़र। कहाँ का? यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क का। उसी तरह दुआरे क्या होते हैं? दुआरे या फ्यूमेरोल्स को क्या लिखेंगे कि जब गैस से वह जलवाष्प निस्सृत होती है, या फिर इसको ऐसे लिखो कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था में जब गैस व जलवाष्प का रिसाव होता है, उसे धुआंरे कहते हैं। तो धुआंरे क्या हो गए? गैसें और जलवाष्प हो गए। और अगर धुआरों में गंधक की स्मेल है तो उसे क्या बोलेंगे? सोलाप तारा। तो गंधक युक्त धुआरों को सोलाप तारा कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या हो गया कि जो अलास्का है, अलास्का में जो यूकॉन घाटी, इसे हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। घाटी कहा जाता है। ठीक है। और जो सोलाप तारा वो कहाँ का है? ईरान में को जो सुल्तान दुआरा है वो ईरान में फेमस है। तो हमें एक एक एग्जांपल सबके ध्यान रखने हैं गीज़र का, धुआरों का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी और महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म्स थे जो ज्वालामुखी उद्गार के समय बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक चला था यहाँ से। तो इन के बारे में हमने देखा। उसके साथ ही ये जो गुंबद और शंकु है, गुंबद और शंकु का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो शंकु का निर्माण होता है। और अगर ज्वालामुखी क्रिया में अगर अम्लता कम है तो जब दरारी उद्भेदन होगा तो एक गुंबद का नुमा आकृति बन जाती है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में दोनों के डेफिनेशन लिख लेंगे। क्रेटर काल्डेरा और नेस्टेड काल्डेरा के बारे में देखा। धुआंरे, गीज़र और सोलाप तारा क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात करी। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि
जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से विश्व में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी श्रेणियां हैं, और रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं, कौन कौन सी बेल्ट है जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान वाला क्षेत्र है, और साथ में जो भारत का जो हिमालय पर्वत से लेकर म्यांमार के पोपा तक, तो वहाँ सब उन सब श्रेणियों के बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू साथियों, और इसको नोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो, और आर एस मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।